हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ आप जो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी आप जो अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। उसके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विज्ञान कक्षा 8 के लिए आपके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही उनके उत्तर भी हम साथ में देखेंगे। जो छोटे क्वेश्चन होंगे उनके उत्तर भी मैं आपको साथ में बताऊँगा और बड़े क्वेश्चन आपको अपनी किताब में टिक लगा लेने। तो मैं आपको जो पार्ट वाइज आपको बता दूंगा, आप जो अपनी किताब लेके बैठे और उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट लगा लेना है। ठीक है, मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन के उत्तर बता दूंगा, बड़े क्वेश्चन के आपको टिक भी लगाने हैं। तो आप अपनी किताब साथ में लेके बैठे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के बताए जाएंगे। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी आप सेव कर लेना और 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF वगैरह आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। आपको मॉडल पेपर वगैरह ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेना। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले इस बार आपकी जो कौन कौन से पार्ट है वो इसमें हम देख लेते हैं, फिर आपको पार्ट वाइज में इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा। तो पहला पार्ट है आपके इस बार फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो पहला पार्ट तो आपके फसल उत्पादन एवं प्रबंधन वाला है। फिर दूसरा पार्ट सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। तीसरा पार्ट कोयला और पेट्रोलियम। चौथा पार्ट है दहन और ज्वाला। फिर इसके बाद में अगला जो पार्ट है आपके पार्ट नंबर 5, वो है आपके पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, ये आपके 5वां पार्ट है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। जंतुओं में जनन 6ठा पार्ट है। 7वां पार्ट किशोरावस्था की ओर। 8वां पार्ट बल एवं दाब है। जो पार्ट हट गए उन पार्ट की तैयारी आपको नहीं करनी है, उसमें से प्रश्न आपके नहीं आएंगे। फिर 9वां पार्ट है आपके घर्षण वाला। 10वां पार्ट ध्वनि का है। 11वां पार्ट विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। 12वां पार्ट आपके कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं और 13वां पार्ट आपके प्रकाश वाला है। इन्हीं पार्ट में से आपका पेपर बनेगा और इन्हीं पार्ट को आपको अच्छी प्रकार से तैयार करना है। मैं आपको एक एक पार्ट के वाइज आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट 1 की ओर, जिसका नाम है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो ये है आपके पहला पार्ट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस पार्ट का एक तो आपका जो पहला प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक तो ये वाला आपको अच्छी प्रकार से तैयार करना है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की जो बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है फसल। उनको साथ के साथ में आपको याद भी कर लेना है। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण की मिट्टी की तैयारी होती थी, इसमें भर देना आपको तैयारी। तो दूसरे में आएगा आपके यहाँ पे तैयारी। फिर है इसके बाद में आपके तीसरा प्रश्न क्या है इसका, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपके तैरने लगेंगे। और चौथा प्रश्न है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से एक तो क्या चाहिए, मिट्टी से पोषक तत्व एवं जल आवश्यक है। इसमें तो पोषक तत्व, पोषक एवं जल आवश्यक है। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। इसमें आपको मिलान करना है खरीफ की फसल से। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं, जो बारिश की ऋतु में बोई जाती है वो खरीफ की फसल है। जैसे उदाहरण है इसका धान और मक्का। रबी की फसल में आपके कौन कौन से आएंगे, गेहूं, चना और मटर। रासायनिक उर्वरक कौन कौन से, ये आपके यूरिया और सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद कौन कौन सा है, कार्बनिक खाद हो जाएगा आपका पशु अपशिष्ट, गोबर और मूत्र पादपों का अवशेष, ये आपका कार्बनिक खाद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगाना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनता है। फिर इसका अगला प्रश्न आपके, जिसमें आपको खरीफ की और रबी की दो फसलों के उदाहरण लिखना है। तो खरीफ की फसल में आप लिख लेना चना, दान और चावल। ये दान, मक्का, चावल इस प्रकार से लिख सकते हैं। मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। जबकि रबी की फसल में आप लिखेंगे गेहूँ, चना, सरसों, ये आपके रबी की फसलों के उदाहरण हैं। फिर इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार से भिन्न है। इसमें आपको अंतर बताना है खाद में और उर्वरक में। तो ये आपके जो पीछे दे रखा है किताब में, वो वहाँ से देख के आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, जिसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो एक तो। फिर इसका छठा प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न है कि सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको 5वां लगाना है और एक आपके छठा लगाना है। इसके अलावा आपको ये जो खरपतवार वाला प्रश्न है, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लो। फिर अगला पार्ट है आपका, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। देखो आपके पास पुरानी किताब हो या नई किताब, उसमें आपका जो पार्ट का जो नाम है वो देख के आपको राइट के निशान लगा लेने हैं। तो सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी अच्छे से प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें आपके पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपके रिक्त स्थान वाला पूछा जाएगा। तो सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है,
सूक्ष्मजीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसमें आपको बनना है सूक्ष्मदर्शी। देखो आपको साथ में पाठ प्रश्न लगाना भी है और उनको याद भी करना है, तो इसमें आपको सूक्ष्मदर्शी भर देना है। नीले हरे शैवाल वायु से क्या प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो इसमें आपको भर देना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, दूसरा आ जाएगा नाइट्रोजन। फिर तीसरा है एल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है, तो एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है, इसमें आपको यीस्ट बनना है। हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो हैजा जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो ये हैजा वाले में भर देना आपको जीवाणु। तो पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप जो राइट लगा लो। फिर दूसरे प्रश्न में आपको सही प्रश्न के सही शब्द के आगे जो राइट का निशान लगाना है। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो ये भी ऊपर आया था ग वाला, एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक, तो मिलता जुलता ये, तो इसमें आपको यीस्ट का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक हो जाएगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है क्वेश्चन नंबर ग। इसमें आपको बताना है कि मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है, तो एनाफ्लिज, जो मादा एनाफ्लिज मच्छर होता है वो मलेरिया का परजीवी वाहक होता है। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य घटक ये क्या हो जाएगा, घरेलू मक्खी हो जाएगा, ठीक है, घरेलू मक्खी ये संचरणीय रोगों का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर ब्रेड और इडली वाला। ब्रेड और इडली वाला फूल जाती है, इसका कारण है यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि, यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण वो फूल जाती हैं। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है, तो उसको किण्वन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, किण्वन कहा जाता है, इसमें आप भर देना किण्वन। तो इस प्रकार से आपको हर प्रश्न के जो मैंने बताए उत्तर वो आपको देख लेना है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको मिलान करना है, तो मिलान करने वाले तो आपको सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से देख लेना है। जैसे जीवाणु, इसका जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, जीवाणु जो है वो आपके हैजा का कारक हो जाएगा। हैजा किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है। राइजोबियम जो है वो आपके नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के उपयोगी होता है। लैक्टोबैसिलस, दही जो जमता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। इसके अलावा यीस्ट का जो उपयोग है, यीस्ट का उपयोग ये किया जाता है, जो ब्रेड की बेकिंग की जाती है उसमें यीस्ट का उपयोग किया जाता है। जबकि जो विषाणु है, तो विषाणु क्या है, विषाणु हो जाएगा आपके एड्स का कारक, और एक प्रोटोजोआ क्या है, तो ये मलेरिया का कारक है ये, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये बता देना है। नेक्स्ट है, इनको आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर, देखो चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये देखना है कि सूक्ष्मजीव के प्रमुख वर्ग कौन कौन से, तो प्रमुख वर्ग में आपको कौन कौन से नाम लिखना है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके 4 नाम लिख लेना है, तो इस आपको 5वां इंपॉर्टेंट करना है। साथ ही ये जो इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल नाइट्रोजन का भूमि मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव का नाम लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो, और नीलहरित शैवाल, ये दोनों ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हमारे जीवन में सूक्ष्मजीव के 10 पंक्तियाँ लिखनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है 7वां क्वेश्चन, इसको भी आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। और फिर आपके है प्रतिजैविक क्या है, इसके लेते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो इंपॉर्टेंट कर लो। अगला जो पार्ट है आपका तीसरा पार्ट है कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट, इसमें सभी प्रश्न बनते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें कोयला पेट्रोलियम वाला जो पार्ट है आपका तीसरा पार्ट, और आपके पास पुरानी किताब है तो आपके पास में 5वां पार्ट होगा ये। तो ये बताना है, पहला क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है कि CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है, ठीक है। तो ये तो आपको ये इंपॉर्टेंट लगाना है। और फिर ये आपके दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कोयला का कौन सा उत्पाद पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जाता है, तो इसका उत्तर आपको लिख लेना है कोल तार, ठीक है, कोल तार। और आजकल तो कोल तार के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, बिटुमन जो एक उत्पाद होता है बिटुमिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बिटुमिन, कोल तार या बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है कि वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो ये जो प्रक्रम है ये कार्बनीकरण कहलाता है। फिर आपके चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म ईंधन के नाम बताने, तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, तो इसमें आपको भरना है कोयला और पेट्रोलियम।
कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों को पृथक करने का जो प्रक्रम है ये क्या कहलाता है? इसको परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको परिष्करण कहा जाता है। फिर वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपके सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम आपको आना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसी प्रकार से एक और गैस होती है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना है कि सत्य और असत्य कथन बताना है। देखो, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कभी भी जो पूछा जा सकता है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं, इसको लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं ज़मीन के अंदर बनने में इसको, तो ये आपके असत्य होगा। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पेट्रोल की तुलना में तो सीएनजी कम प्रदूषक ईंधन है, ये भी आपके असत्य हैं। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो कोक कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर ये आपके कोलता और विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये भी आपके सत्य हो जाएगा, कोलता और विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये गलत है, ये असत्य है। मिट्टी का जो तेल होता है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ठीक है, इसको आप जो असत्य बताना। तो ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। अब आपको अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। इसका छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। और एक आपको इसका जो 8वां है वो इंपॉर्टेंट लगा लो कि पेट्रोलियम निर्माण में प्रक्रम को समझाना है। पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसका आपको निर्माण का जो प्रक्रम है उसको पूरा समझाना है। अगला पार्ट है दहन और ज्वाला। देखो, अगर आपकी ये नई किताब है तो चौथा पार्ट होगा, और पुरानी किताब है तो आपके छठा पार्ट होगा ये दहन और ज्वाला। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें देख लेते हैं। और देखो, चित्र में इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि चित्र वाला जो प्रश्न है वो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखें। देखो, फिर इसका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है। एक तो आपका दूसरा प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिक्त स्थान वाला। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो इसमें आपको भर देना है प्रदूषण। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है, इसमें आपको प्रदूषण भरना है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन कौन सा है? तो उसका नाम है एलपीजी। तो इसमें आपको भर देना है एलपीजी। हिंदी में भरे या अंग्रेजी में भरे, दोनों एक ही बात है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके तक गर्म करना आवश्यक है, तो उसको ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तो इसमें क्या बनना है आपको? ज्वलन ताप तक बढ़ना आवश्यक है। और तेल द्वारा उत्पन्न आग को द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अगर तेल के द्वारा आग लग जाती है तो उसको पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, इसमें आपको भर देना है पानी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे भर देना है। तो ये तो इम्पोर्टेंट आपके है ही। साथ ही आपके जो अगला प्रश्न है वो आपके चौथा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये कि ईंधन के रूप में एलपीजी लकड़ी की तुलना कीजिए। एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है। नेक्स्ट फिर आपको अगला प्रश्न है कारण बताने वाला, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो वाला। इसमें आपको कारण बताना है कि ये जो विद्युत उपकरण से संबंध आग नियंत्रण पाने तो जल का उपयोग नहीं किया जाता है, कि विद्युत से जो आग लग जाती है उसमें उसको जो क्यों आप जो आग जल से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरा इसमें एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन क्यों है, ये दूसरा वाला भी बता देना है। इन दोनों को आपको अच्छी प्रकार से राइट लगा लो, ये दोनों कारण बताना है। फिर मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बताइए, ये तो आपको अच्छी प्रकार से बनाना ही है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके कि 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न ये है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है उसको जो मात्रक है उसको किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। फिर इंपॉर्टेंट है आपके 8वां प्रश्न ये, समझाइए कि CO2 किस प्रकार से आग को नियंत्रित करती हैं। CO2 जो होती है वो आग को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, इसका आपको वर्णन करना है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट का आपके वो है आपके क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोने चांदी को पिघालने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है और क्यों करता है। तो वह जो अदीप्त क्षेत्र होता है, जो बाहरी क्षेत्र होता है, बाहरी भाग होता है ज्वाला का, उसको काम में लेता है। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो जो ज्वाला का क्षेत्र है वो सबसे गर्म होता है, और सोने चांदी का जो धातु जो होती है उनका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उनको पिघालने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो वो बाहरी क्षेत्र का उपयोग करता है जहाँ पर जो गर्म ज़्यादा होता है।
अगला पार्ट है आपका 5वां, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हम इसमें टिक लगा लेते हैं। एक तो इसका पहला प्रश्न रिक्त स्थान वाला वो इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको रिक्त स्थानों का पूर्ति करनी है। तो वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? तो उसको अभयारण्य कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? अभयारण्य कहा जाता है। ठीक है, अभयारण्य कहा जाता है। और अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है? उसको विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहा जाता है। ये अच्छी प्रकार से याद कर लेना, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहा जाता है। और इसका ग है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो किसके कारण पलायन करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जलवायु परिवर्तन के कारण। तो जलवायु में परिवर्तन के कारण वो पलायन करते हैं। इसमें आपको भर देना है जलवायु में परिवर्तन के कारण। तो इसमें आपको भरना है यहाँ पे प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु में परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। इसमें आपको जलवायु का लिख लेना है। अगला प्रश्न है फिर आपको परिवर्तन बताने, अंतर स्पष्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। एक तो आपको दूसरा प्रश्न जिसमें आपको इंपॉर्टेंट है ये अंतर बताना है। एक तो वन्य जीव प्राणी में और एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। इसको आप इंपॉर्टेंट कर दो। इसमें चिड़ियाघर अभ्यारण्य में अंतर बताना है। संकटात्मक और विलुप्त स्पीसीज में अंतर और प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर बताना है। एक ये आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसको आप इंपॉर्टेंट कर दो। फिर अगला प्रश्न आपके इसमें इंपॉर्टेंट है चौथा प्रश्न, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें, किसी जंतु का आवास बाधित हो, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृतित हो जाए। तो इसका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपका पहला है कि क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो। फिर इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 5वां में है। 5वां में जो इंपॉर्टेंट है संक्षिप्त में उत्तर देना है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ये आपको इंपॉर्टेंट लगाना है। साथ ही एक आपको इसका जो ग वाला है, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं कैसे, और रेड डाटा पुस्तक क्या है इसको आप जो इंपॉर्टेंट लगा लो। तो और वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव का वर्णन करना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है 5वें में, क ग और अंग वाला। फिर इसमें आगे का प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन नंबर 8। 8वां इंपॉर्टेंट है वनोन्मूलन से वर्षा की दर किस प्रकार कम हुई है समझाइए। ठीक है, इसको आपको जो इंपॉर्टेंट लगा लेना है। इसमें वर्षा की दर कैसे कम हुई है इसको आपको अच्छी प्रकार से समझाना है। अगला जो आपका पार्ट है वो है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन, इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में आगे टिक लगवा देते हैं। देखो इसमें एक तो आपका जो पहला प्रश्न है कि सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, जनन की आवश्यकता क्यों होती है, इसका वर्णन करना है। तो एक तो आपको पहला इंपॉर्टेंट लगाना है। साथ ही आपको दूसरा भी इंपॉर्टेंट करना है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाना है। फिर आपके अब असद वाले क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ पे होता है? तो मादा के शरीर में, मादा के शरीर में। ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। इसमें आपका पहला सही हो जाएगा। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कायंत्रण कहा जाता है। आपको ये वाला भी इंपॉर्टेंट कर लेना है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे अपनी किताब में साथ में लगा लेना है। फिर आपके ये ग वाला है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो केंद्रकों की संख्या होती है इसमें 2। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगाना है, इसमें 2 उत्तर होगा। फिर चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सत्य असत्य बताना है। अन्नप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, ये गलत है। अन्नप्रजक जो होते हैं वो अंडे देने का कार्य करते हैं। तो ये आपके असत्य हो जाएगा, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें आपको ये F भरना है। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक कोशिका एकल शुक्राणु होती है, इसमें आपको T भरना है। ट्रू है, ये सत्य है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, तो बिल्कुल सही बात है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। देखो ये यहाँ से क्वेश्चन फिक्स बनेंगे आपके। एक आपके मछली में भी बाह्य निषेचन होता है, स्टार फिश होती है उसमें बाह्य निषेचन होता है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है युग्मनज कहलाती हैं। तो ये भी आपके सत्य हैं, उनको युग्मनज ही कहा जाता है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है, तो निषेचन के जो पश्चात दिया गया अंडा होता है वो एकल कोशिका होती है, ये भी सत्य है। फिर इसके बाद में अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो बिल्कुल सही बात है। अमीबा, एक मिनट, अमीबा जो है वो मुकुलन के द्वारा जनन नहीं करता है। वो मुकुलन के द्वारा, तो देखो मुकुलन के द्वारा तो ये हाइड्रा में होता है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वो आपके असत्य हो जाएगा, क्योंकि अमीबा में जो होता है जनन वो द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है।
तो ये जो आपके अमीबा वाला है वो भी आपके फाल्स हो जाएगा, इसमें ये आपके फाल्स हैं, क्योंकि अमीबा कभी भी मुकुलन विधि से जनन नहीं करता है, या आपकी विखंडन विधि से जनन करता है। अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक, ये भी गलत है, अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक नहीं है। द्विविखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, ये सही बात है, द्विविखंडन एक अलैंगिक जनन की विधि है। अमीबा में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन की द्विविखंडन विधि के द्वारा ही होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, तो ये भी सही बात है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है, तो ये अब गलत हो जाएगा, भ्रूण एकल कोशिका का नहीं बना होता है, ये फाल्स है। फिर आप इसमें इंपॉर्टेंट लगाओ क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आपको इंपॉर्टेंट कर देना है। अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन करना है। जो आपको ऊपर देखा अमीबा में और हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में तो मुकुलन होता है और अमीबा में द्विविखंडन होता है, तो उनका आपको वर्णन यहाँ पे करना है। एक तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर देना है, छठा क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मादा के किस अंग जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके गर्भाशय। इसमें उत्तर क्या करेंगे? गर्भाशय करेंगे। गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। इसके बाद में कायंत्रण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। कायंत्रण क्या होता है? कुछ जंतुओं का जो शिशु होता है वो वयस्क के समान नहीं होते हैं। ऐसे जंतुओं के शिशुओं में कुछ विशेष परिवर्तन के साथ वयस्क में रूपांतरण कायंत्रण कहलाता है। जैसे देखा होगा आपने, मेंढक में टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है। तो ये आपका जो टेडपोल है वो आपका वयस्क में रूपांतरित होना कायंत्रण कहलाता है, ये मेंढक में पाया जाता है। फिर आपको इंपॉर्टेंट लगाना है क्वेश्चन नंबर 9। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर बताना है। तो आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। जैसे आंतरिक निषेचन में मनुष्य हैं, मुर्गी हैं, इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। जबकि बाह्य निषेचन एक तो मुर्गी में, एक मछली में, स्टारफिश में, जो भी जलीय जीव प्राणी होते हैं उनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो इनको भी आपको इंपॉर्टेंट लगाना है, 7वां, 8वां और 9वां। अगला पार्ट है आपका 7वां पार्ट, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था की ओर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। एक तो इसका ये चित्र है मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि वाला और एक मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने वैसे आपके जो पहले चित्र वाला वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बता रखा है। एक तो आपको ये वाला यहाँ से बना लेना है। फिर आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं।